आशा करता हूँ देखे होंगे। तो आज हम कक्षा 10 का फिजिक्स का एक टॉपिक, जो कि पिछले वीडियो में हमने बताया था मनोनेत्र, उसमें हमने निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष पढ़ लिया था। आज हम एक और है जरा दृष्टि दोष और उसके बाद प्रिज्म से अपवर्तन पढ़ेंगे। तो देखते हैं, एक है जरा दूर दृष्टिता, जरा दूर दृष्टिता, प्रेसबायोपिया क्या है। तो हमने कल बताया था कि जब व्यक्ति को दूर की वस्तु दिखती है और निकट की नहीं दिखती है तो उसको दूर दृष्टि दोष होता है, और जब किसी व्यक्ति को निकट की वस्तु दिखती है और दूर की नहीं दिखती तो उसको निकट दृष्टि दोष होता है। और दोनों जो दोष होते हैं उसका कारण है कि मानव नेत्र की मांसपेशियों में जो लेंस को पकड़े रहती है, मांसपेशियां चारों तरफ से, इसके लचीलेपन में कमी आ जाती है। तो नेत्र की समंजन क्षमता जब प्रभावित हो जाती है तो दो तरह के दोष होते हैं, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष दोनों होते हैं। तो कभी कभी कुछ व्यक्ति होते हैं, जब उम्र बढ़ती है तो उनकी मांसपेशियां जो है वो ढीली नहीं रहती, थोड़ा हार्ड हो जाती हैं, तो उनकी जो समंजन क्षमता है नेत्र की वो प्रभावित हो जाती है। तो उनके नेत्र में निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष दोनों हो जाते हैं। तो उसको जब निकट और दूर दोनों दृष्टि दोष हो जाते हैं तो उसको जरा दूर दृष्टिता कहा जाता है। ऐसे व्यक्ति के चश्मे में एक लेंस लगाया जाता है, ये मान लो उनका चश्मा है, चश्मे का जो शीशा होता है उसके चूंकि निकट उनको नहीं दिखाई देता, निकट उत्तल लेंस लगा देते हैं नीचे, और ऊपर जो है ऊपरी भाग में एक अवतल लेंस लगा देते हैं। तो जब व्यक्ति देखता है, ये उसकी आंख है मान लो, और जब व्यक्ति को निकट देखना हो यानी कोई पुस्तक पढ़ना हो तो उत्तल लेंस काम करने लगता है, जिससे उसके दूर दृष्टि दोष का निवारण हो जाता है और व्यक्ति को नजदीक की वस्तु दिखने लगती है। और जब दूर देखने का काम होता है तो अवतल लेंस आंख ऊपर थोड़ा सा दृष्टि जाती है और अवतल लेंस काम करने लगता है, तो इसका निकट दृष्टि दोष का निवारण हो जाता है। तो ऐसे व्यक्तियों के दृष्टि दोष के निवारण के लिए उनके चश्मे के निचले भाग में उत्तल लेंस और ऊपरी भाग में अवतल लेंस लगा दिया जाता है, जिससे जरा दूर दृष्टिता का निवारण हो जाता है। अब इसके बाद है प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन। तो पहले देखते हैं प्रिज्म क्या है। प्रिज्म दो पारदर्शी सतहों के द्वारा, दो पारदर्शी सतहों के द्वारा घिरा हुआ एक भाग होता है जो देखने में त्रिभुज के आकार का होता है, लेकिन ये एक फ्लैट भाग है, इधर से एक फ्लैट भाग है, एक नीचे से है। तो इसमें एक तल इधर होता है, एक तल इधर होता है, एक तल नीचे होता है। तो इसमें तीन समतल होते हैं, तीन, और एक ऊपर समतल एक पीछे, 5 समतल होता है प्रिज्म में। तो प्रिज्म किन्हीं दो समतलों के द्वारा किसी न्यून कोण पर घिरा हुआ, किसी कोण पर झुका हुआ भाग होता है। इससे प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है। तो ये मान लो एक प्रिज्म है, यहाँ लिखा ए, यहाँ लिखा है बी और यहाँ लिखा है सी। श्वेत प्रकाश की जब कोई किरण इस पर आपतित होती है, मान लो किरण जो है जो आ रही है इस पर, चूंकि बी सी हमने लिख लिया, इसको लिख लेते हैं ओ, यहाँ लिख लेते हैं बी, और यहाँ पर इस पर अभिलंब खींच लेते हैं। तो जो हमने यहाँ पर अभिलंब खींच लिया, इस तल पर लंब खींच लिया, जिसको अभिलंब कहते हैं, ये हमारा कोण हो गया आई। और जब ये वायु से कांच में जाएगा, प्रिज्म कांच का बना हुआ या किसी भी पारदर्शी पदार्थ का बना हुआ होता है, तो जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। यहाँ जो कोण आर बनेगा वो आई से छोटा होगा। फिर यहाँ पर अगर अभिलंब खींच दे, यहाँ पर फिर से अभिलंब खींच दे, तो जब यहाँ पर फिर अभिलंब खींच देंगे तो क्या होगा देखिएगा। जब हमने यहाँ पर फिर से अभिलंब खींच दिया तो इसका कोण जो है ये आपतन कोण आई है, लेकिन ये आर बिल्कुल आर के बराबर ही होगा। और यहाँ से जब प्रकाश की किरण निकलेगी तो जितना कोण आर बन रहा है उससे बड़ा यहाँ पर अभिलंब से दूर हटेगी, यानी ये जितना बड़ा है आर का मान उससे बड़ा होगा, आई का मान कहें तो यहाँ पर P, यहाँ लिख लेते हैं Q, यहाँ लिख लेते हैं R। इस तरीके से प्रकाश किरणों का अपवर्तन होता है। ये I यहाँ पर बना, फिर यहाँ पर I ही बनेगा।
इस तरीके से प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन होता है। सबसे पहले एक किरण आती है, प्रिज्म के एक तल से टकराती है, वो जब प्रिज्म में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, फिर जब अगले तल पर पहुंचती है, जब यहां से निकलती है, फिर अभिलंब से दूर हट जाती है, क्योंकि विरल माध्यम में बना कोण सघन माध्यम से बड़ा होता है। तो इस तरीके से प्रकाश किरणों का प्रिज्म द्वारा अपवर्तन होता है। लेकिन ये जो प्रकाश की किरण है किसी एक विशेष रंग की किरण है, तब इस तरीके से होगा। मान लीजिए यही प्रकाश की किरण श्वेत प्रकाश की है। कौन सा प्रकाश? श्वेत प्रकाश। सूर्य से जो हमें प्रकाश प्राप्त होता है उसे हम श्वेत प्रकाश कहते हैं। ये किरण अगर श्वेत प्रकाश की है तो हम जानते हैं श्वेत प्रकाश जो होता है, श्वेत प्रकाश, इसमें 7 रंग होते हैं। सबसे पहले बैगनी, जामुनी, नीला, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। ये 7 रंग होता है। 1 2 3 4 5 6 7। श्वेत प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना होता है। ये वायलेट, वायलेट, इंडिगो, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो ये 7 कलर होते हैं। सूर्य के श्वेत प्रकाश में ये 7 रंग होते हैं। बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो जब ये श्वेत प्रकाश यहाँ पड़ेगा तो सभी प्रकाश की जो चाल होती है, सभी रंगों की जो चाल होती है कांच में, वो बिल्कुल समान नहीं होती है, अलग अलग होती है। तो अगर चाल अलग अलग होती है तो ये 7 कलर यहाँ पर, तो हम बाकी सभी कठिनाइयों को यहाँ से हटा देते ताकि समझने में हमको आसानी हो जाए। तो हमने बना लिया एक प्रिज्म। अब प्रिज्म पर जब 7 कलर का ये मिला हुआ प्रकाश, श्वेत प्रकाश पड़ेगा, तो इनका अपवर्तन होगा, लेकिन रंगों के हिसाब से ये कई भागों में बट जाएंगे। एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7, 7 भाग यहीं से बढ़ जाएंगे। और जब यहां जाके सभी अलग होंगे तो इनका अलग अलग यहां, अगर यहां एक पर्दा रख देंगे तो इस पर सभी रंगों की अलग अलग ब्राइटनेस मिलेगी। 7 कलर यहां ऐसे दिखाई देंगे। तो इसको हम अगर भी आई बी जी वाई ओ आर, इसका पहला पहला अक्षर हमने लिख दिया VIBGYOR। तो इस तरीके से जब सूर्य का श्वेत प्रकाश प्रिज्म पर पड़ेगा तो जब इधर निकलेगा तो 7 भागों में अलग हो जाएगा। सबसे नीचे मिलेगा वायलेट, बैगनी, फिर जामुनी, फिर नीला, पीला, नीला के बाद हरा, पीला, नारंगी, लाल। इस तरीके से 7 कलर अलग हो जाते हैं। और रंगों के अलग होने की घटना को हम वर्ण विक्षेपण कहते हैं। रंगों के अलग होने की घटना को हम वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो वर्ण विक्षेपण में तो अपवर्तन तो होता है कि 2 बार, एक बार यहाँ अपवर्तन होगा, एक बार यहाँ प्रकाश किरणों का अपवर्तन होगा। और इसमें अगर श्वेत प्रकाश ले लें तो यह श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। इसको सबसे पहले न्यूटन ने प्राप्त किया था। सबसे पहले इसको
इसका जो वर्ण विक्षेपण प्राप्त किया वो न्यूटन ने प्राप्त किया था। और उन्होंने बताया कि ये सात ही रंग नहीं होते सूर्य के प्रकाश में, इसके नीचे भी कुछ होता है, कुछ प्रकाश, इसके ऊपर भी कुछ प्रकाश पाया जाता है, लेकिन ये हमको दिखाई नहीं देते, इसलिए इनको प्रकाश ना कह करके विकिरण कहा गया। तो बैगनी के नीचे जो होता है वो पराबैगनी, पराबैगनी, और जो लाल होता है उसके ऊपर औरक, औरक। तो बैगनी रंग के नीचे जो विकिरण मिलेगा वो पराबैगनी अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, और रेड के जो ऊपर मिलेगा वो इंफ्रारेड रेडिएशन के नाम से जाना जाता है। तो ये है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं? तो श्वेत प्रकाश का अपने अवयव रंगों में विभक्त होने की घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। फिर पूछता वर्ण विक्षेपण की घटना में प्रिज्म के आधार की ओर कौन सा रंग मिलता है? तो आधार की ओर बैगनी होता है, आधार की ओर से तीसरा अगर पहुंचेगा तो नीला होता है, और सबसे ऊपर कौन सा होता है? तो रेड होता है। तो इसमें कुछ बातें ध्यान रखना है। जो रंग सबसे नीचे आएगा उसका रिफ्लेक्सिव इंडेक्स यानी अपवर्तनांक जिसका सबसे ज्यादा होगा वो सबसे नीचे आएगा, और जिसका अपवर्तनांक सबसे कम होगा वो सबसे ऊपर जाएगा। एक बात और, जिस रंग का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है उसकी तरंगदैर्घ्य उतना ही कम होती है। तो हमने प्रकाश शुरू में पहले ही टॉपिक में बताया था कि जो दृश्य प्रकाश है उसकी तरंगदैर्घ्य 7,800 एंगस्ट्राम से 3,900 एंगस्ट्राम से 7,800 एंगस्ट्राम तक होती है। तो इसका वायलेट का 3,900 एंगस्ट्राम और रेड का 7,800 एंगस्ट्राम, यानी रेड का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा और वायलेट का सबसे कम है। और वायलेट का जो वो उल्टा हो गया, तो रेड का जो तरंगदैर्घ्य है वो सबसे ज्यादा है और वायलेट का सबसे कम है, और अपवर्तनांक वायलेट का सबसे ज्यादा है, रेड का सबसे कम है। अपवर्तनांक के हिसाब से आधार में सबसे ज्यादा ऊपर की तरफ घटता है, और अगर तरंगदैर्घ्य की बात करें तो ऊपर सबसे ज्यादा और नीचे की तरफ घटता जाता है। इस तरीके से हम यहाँ कर सकते हैं। अब देखते हैं और आगे एक सूत्र भी होगा इससे संबंधित, प्रिज्म से संबंधित एक सूत्र होगा, देखते हैं। इसका टेबल एक दिया गया है, इस रंग की तरंगदैर्घ्य कितना होती है। तो हाँ, और न्यूटन ने यह भी कहा था कि ये सात रंग मिलते हैं लेकिन इनको अलग नहीं कर सकते, कहाँ तक रेड है कहाँ तक ऑरेंज है, ये दोनों यहाँ तो एकदम तीव्रता दिखाई देती है, लेकिन कुछ दूर दोनों मिक्स यहाँ बीच में हो जाते हैं। तो इनके बीच में कोई विभाजक रेखा नहीं खींच सकते हैं कि कहाँ तक कौन सा रंग है। जान जाएंगे सात कलर है, लेकिन इनके बीच में सीमा रेखा नहीं खींच सकते हैं। अब इसके बाद है एक सूत्र है प्रिज्म से संबंधित, उस सूत्र को देखते हैं। तो देखते हैं, प्रिज्म से संबंधित एक सूत्र है। इसको हम ए लिख लेते हैं, इसको बी लिख लेते हैं, इसको सी लिख लेते हैं, और यहाँ पर हमने ओ, यहाँ पर पी, यहाँ पर क्यू और यहाँ पर आर, ऐसे मान रखा था। यह हमने खींचा था ये लाइन, दोनों अभिलंब खींचे थे। तो हमने देखा था ये जो कोण आई है ऐसे छोटा यहाँ आर होता है, और यहाँ फिर ये आर होता है, यहाँ फिर ये आई हो जाता है। तो हम देखते हैं कि ये जो आपतित किरण है और जो अपवर्तित किरण है इसको आगे बढ़ा दें, इस किरण को आगे बढ़ा दें और इस किरण को आगे बढ़ा दें, दोनों किरणें एक दूसरे से नहीं मिलती हैं। क्या करेंगे, इसको हम बढ़ा देंगे पीछे, तो दोनों एक दूसरे से मिलेंगे। ये काल्पनिक ही होगा लेकिन एक दूसरे से मिलेंगे। तो यहाँ पर जब प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का या किसी एक रंग का मान लीजिए हमने बैगनी रंग का प्रकाश ले लिया और यहाँ पड़ेगा, पड़ने के बाद इस तरीके से मुड़ जाएगा। यदि हम आपतित किरण को आगे बढ़ाएं और अपवर्तित किरण को पीछे बढ़ाएं तो दोनों एक दूसरे से मिलेंगे यहाँ, और यहाँ एक कोण बनेगा जिसको कहेंगे डेल्टा। यहाँ बीच में कोण बनेगा और इस कोण का नाम होगा डेल्टा।
डेल्टा बिल्कुल इस तरीके से बनता है, जैसे 8 8 बनता है, इसका थोड़ा सा भाग मिटा दे तो हमारा 1 बन जाएगा डेल्टा। तो डेल्टा कोण बनता है जिसको हम विचलन कोण कहते हैं। प्रिज्म द्वारा आपतित किरण और अपवर्तित किरण जहां एक दूसरे को मिलती हैं तो दोनों के बीच बने न्यून कोण को विचलन कोण कहा जाता है। तो यदि हम आई का मान बढ़ाते जाएं, यदि हम आई का मान बढ़ाते जाएं तो इसका डेल्टा एम का मान, आई का मान बढ़ाने पर यदि हम आई का मान बढ़ाएं तो डेल्टा एम का मान छोटा हो जाता है। आई को जितने बढ़ाओगे डेल्टा एम उतना ही छोटा होगा। लेकिन एक विशेष कोण पर पहुंचते पहुंचते मान लो इसको हमने बढ़ाना शुरू किया, 40 अंश था, हमने बढ़ाते 45 अंश, 50 अंश, 55 अंश, 60 अंश, मान लो 60 अंश तक इसका मान घटता गया। 60 के बाद फिर बढ़ना शुरू हो जाता है। तो जिस कोण पर सबसे छोटा होता है उसको हम डेल्टा एम कहते हैं और इसको अल्पतम विचलन कोण के नाम से जाना जाता है। और ये प्रिज्म का कोण ए होता है। तो प्रिज्म का कोण ए है और अल्पतम विचलन कोण डेल्टा एम है। इनके बीच एक सूत्र दिया गया है, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक n बराबर साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 बाई साइन ए बाई 2। तो यहां से हम प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक निकाल सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें प्रिज्म का कोण मालूम होना चाहिए, ए मालूम होना चाहिए और अल्पतम विचलन कोण डेल्टा एम मालूम होना चाहिए। तो कभी पूछा जाता है कि अल्पतम विचलन कोण से आप क्या समझते हैं, तो हम कहेंगे जब प्रिज्म पर किसी रंग के प्रकाश की किरण पड़ती है तो वह अपवर्तित होकर प्रिज्म के दूसरे किनारे पर आधार की ओर मुड़ जाती है। आपतित किरण और अपवर्तित किरण एक दूसरे को जहां काटती हैं वहां बने न्यून कोण को विचलन कोण कहते हैं। यदि हम कोण आई, आपतन कोण आई का मान बढ़ाते जाएं तो विचलन कोण का मान सबसे छोटा हो जाता है, एक यानी छोटा होता जाता है। एक विशेष आपतन कोण पर डेल्टा यानी विचलन कोण का मान सबसे छोटा होता है और इसे अल्पतम विचलन कोण के नाम से जाना जाता है। अगर अपवर्तनांक निकालना है तो हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे और इस सूत्र का निगमन कक्षा 10 के सिलेबस में नहीं है, तो बस इस सूत्र को याद रखेंगे और यहाँ कौन विचलन कोण है, कौन आपतन कोण है, कौन प्रिज्म का कोण है, इसको ध्यान देंगे। तो इस तरीके से हम वर्ण विक्षेपण, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन ये पढ़ चुके हैं। आगे जो होगा हमको मिलेगा यहाँ पर इंद्रधनुष होगा, प्रकाश का प्रकीर्णन होगा, जिसे हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो तब तक हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और सरकार द्वारा निर्धारित लॉकडाउन का पालन करते रहिए। धन्यवाद।